वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू चेंजेस कंटिन्यूअसली विद टाइम एंड प्लेस कॉल्ड वेरिएबल्स एंड दे आर जनरली डिनोटेड बाय x, y एंड z और दे आर ऑफ टू टाइप्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? लगातार चेंज होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट, जिसकी वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, और एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर डिपेंड करती है, जिसके अभी अपन एग्जांपल देखने वाले हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू कहीं पर भी डिपेंड नहीं होगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू किसी ना किसी पर डिपेंड। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। क्या इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अगर हम लिखा इन दिस इक्वेशन on changing the value of x, in this equation on changing the value of x, y also changes। ऐसे ही हो रहा है ना? इस इक्वेशन में अगर अपन ने क्या चेंज किया? x की वैल्यू चेंज की, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ऐसा ही होगा, सॉरी 10 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम अगर वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज हो रही होगी। तो इन दिस इक्वेशन ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, y also changes, hence here x की वैल्यू अपन ने इंडिपेंडेंटली चेंज करा दी, तो here x is independent वेरिएबल। जो x है वो कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू कैसी हो रही है? चेंज हो रही है। तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो हमें यहां लिखना चाहिए एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है वो कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो कैसा वेरिएबल है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल है। लिखिए एक और एग्जांपल इसका अगर अपन लिखते हैं। अभी तक देखो जरा आप लोग है ना, ये चीज समझना कि अभी तक हम जो 9-10 तक की जो इक्वेशन पढ़ते थे ना, उसमें हम ये बोलते थे कि किसी एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो, या एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सपोज हमने उसका लिख दिया कि वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम उसको ऐसा लिख देते कि उसकी वेलोसिटी 2t स्क्वायर प्लस 1 है। कितनी है? 2t स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब आप यहां देखो कि t की वैल्यू जो है वो v की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है। या फिर अगर आपको हम ये लिख दें कि एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना हो के वो है 2t क्यूब। कितना है? 2t क्यूब। और अगर हमने आपको मान लो सपोज इस ऑब्जेक्ट की हमने वेलोसिटी दे दी 2 मीटर पर सेकंड है, उसकी भैया इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसका 2t क्यूब है, और टाइम कितना लगेगा? और टाइम मान लो सपोज टाइम भी दिया हुआ है कि टाइम की वैल्यू जो है वो पूछ रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम 2 सेकंड या 4 सेकंड। कितने सेकंड में पूछ रहा है? 4 सेकंड में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2t क्यूब या फिर 2t स्क्वायर, और कुछ भी हो सकता है। और टाइम कितने टाइम बाद वेलोसिटी निकालनी है? 4 सेकंड बाद। तो अब अगर आपने सोचे हो कि हम ये वाली इक्वेशन लगा दें और आंसर निकाल ले फाइनल वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 रख देंगे, एक्सेलरेशन 2t स्क्वायर रख देंगे और टाइम 4 रख देंगे। तो यहां भी टाइम 4 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। कोई बताएगा क्यों नहीं कर सकते? इस इक्वेशन में ये वाला फॉर्मूला हम क्यों यूज नहीं कर सकते ऊपर वाली इक्वेशन में? ऊपर वाली इक्वेशन में ये फॉर्मूला इसलिए यूज नहीं किया जा सकता
क्योंकि ये इक्वेशन केवल और केवल तभी यूज की जा सकती हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यहां तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, ठीक है, यहां एक्सेलरेशन कैसा है? वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट अगर मान लो अगर यहां पर नहीं है और एक्सेलरेशन अगर यहां इस कंडीशन में एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो बेटा जब एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो सीधी सी बात है कि आप चाहो भी तो इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते। और जब इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, हाँ डिफरेंशियल करना पड़ेगा, जब डिफरेंशियल या इंटीग्रल कुछ भी करना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो जब हम इसका यूज नहीं कर सकते, इस इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, तो फिर अपन को क्या यूज करना पड़ता है? कैलकुलस। और यही हमारी लिमिटेशन आ जाती है कि 9-10 तक हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन तक के लिए पढ़ी है, और ऊपर वाले वेरिएबल एक्सेलरेशन के आपको उस क्लास में क्वेश्चन ही नहीं दिए जाते। तो अब जो हम नई चीज पढ़ रहे हैं उससे अपग्रेडेड चीज पढ़ रहे हैं। अब हम आपसे अगर पूछ लें बेटा कि इस इक्वेशन में टाइम चेंज होगा तो क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा? बिल्कुल होगा, तभी तो वेरिएबल है। तो अगर हमने आपसे बोला कि टाइम तो सबसे बड़ा वेरिएबल, वो तो किसी के लिए नहीं रोकता, ठीक है। तो अगर हमने आपसे पूछा क्या टाइम वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल है। एक्सेलरेशन वेरिएबल है? बिल्कुल ऐसा वेरिएबल है। टाइम कौन सा वेरिएबल है? टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी के लिए नहीं रुकता। और एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई? तो इस इक्वेशन में अगर हम लिखें तो जो a है वो कौन सा वेरिएबल है? एक्सेलरेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो t है वो कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, समझ में आया? देखो नेक्स्ट हम जो लिख रहे हैं वो है फंक्शंस। तो ये वाली वैल्यू इंडिपेंडेंट एक्सेस हो गई और ये वाली वैल्यू एक्सेस डिपेंडेंट एक्सेस हो गई। अब आप इस वाली को अपने हिसाब से बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे? आप चाहो तो उसको 0.5 करके बढ़ा लो, आप चाहो तो 1, 2, 3, 4 करके बढ़ा लो। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज हो रही है। अब जब अगर हम इस इक्वेशन में लिखते हैं फॉर अ गिवन इक्वेशन y is equal to 2x plus 3, ये हमारे पास इक्वेशन है, y is equal to 2x plus 3। और अगर हमने लिखा on changing, अब आप इसमें से इंडिपेंडेंट किसको मान रहे हो? मान लो x को मान रहे हो। on changing the value of x, इसकी वैल्यू चेंज करें, x की वैल्यू चेंज करें। on changing the value of x, y also changes। y की वैल्यू कैसी हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। देखो जरा कैसे चेंज करते हैं अपन x की वैल्यू और y की वैल्यू। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ होगा छोटी क्लासों में कि जब अगर हमने x की वैल्यू चेंज की ऊपर वाली इक्वेशन में तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। अगर आपने x की वैल्यू रखी कितनी? 0, तो y की वैल्यू कितनी है? 3। जब आपने x की वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू कितनी है? 5। यही होगा ना? देख पा रहे हो आप लोग? शायद कनेक्शन टूट गया था। देख पा रहे हैं सभी लोग? देख पा रहे हैं सब लोग? बीच में कोई डिस्टरबेंस हुआ था क्या? शायद कनेक्शन वीक हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 5 थी। जब x की वैल्यू 2 रही तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 7। x की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो कितना हो गया होगा? x की वैल्यू 3 रखी तो कितना हो गया? 3 2 6 और 6 और कितना हो गया? 9।
और x की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी हो रही है 11। अगर आप इसको ठीक से देखो तो यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू कितनी थी 3, फिर इसमें 2 बढ़े, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, मतलब नीचे 2 2 2 2 करके कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। मतलब अगर आप आपकी इसकी ग्राफ अगर शुरू करोगे तो x की वैल्यू जब अपन ने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी थी 3, तो ग्राफ कहां से शुरू होना चाहिए 3 से। और जब x की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रख रहे हो, ये वैल्यू 1 रख रहे हो, तो इसकी वैल्यू कहां जा रही है सीधे 5 पर, मतलब ये कंडीशन बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक। फिर अगली वैल्यू अगर अपन 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 7 पे पहुंच जाती है। अब अगर आपसे बोला जाए ग्राफ बनाओ इसका तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन क्या ये संभव है कि x की वैल्यू नहीं होती और y की वैल्यू होती, x होता ही नहीं और सिर्फ y y होता, तो y अगर होता तो x नहीं होता तो y अकेला कांस्टेंट ही होता, तो उसका ग्राफ तो हमेशा कैसा बनता, ऐसे ही बनता, ऐसे ही होता ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है बेटा कि क्योंकि जब भी ग्राफ बनाते हैं तो दो एक्सेस में दोनों की डिपेंडेंसी होती है, तो फंक्शन क्या होता है, जब y डिपेंड करे x पर, y किस पर डिपेंड कर रहा हो x पर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन दिस इक्वेशन y डिपेंड्स अपॉन x, hence in this equation y depends upon x, hence y is called the function of x। y को किसका फंक्शन बोलेंगे, x का फंक्शन है, क्योंकि y x पे डिपेंड करता है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको लिखने का तरीका होता है y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको लिख देते हो, ठीक है। तो जब y डिपेंड करेगा किस पर, x पर, या फिर हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लिखिए। प्रियांश का सबसे पहले हो जाएगा, लिख भी रहे हो, सीधे सीधे लाइनें खींच रहे हो। हो गया, ठीक। तो फंक्शन को डिनोट करने के भी कई और तरीके होते हैं। फंक्शन को हम डिनोट कर सकते हैं, फंक्शन कैन ऑल्सो बी denoted as, कई जगह पर यही फंक्शन का साइन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कैपिटल F से भी डिनोट किया जाता है। कई जगह पर यही फंक्शन का साइन फाई भी लिखा जाता है, f की जगह जाई भी यूज करते हैं, फाई जाई, इस तरह से अलग अलग ग्रीक वर्ड्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आप लोगों ने ऐसा तो सुना ही होगा gx लिखा रहता था, फिर एक जगह px लिखा रहता था, तो क्या मतलब gx का, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो फंक्शन है x का, मतलब जो भी चीजें यहाँ पर आएंगी वो x के टर्म में ही आएंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है फंक्शन px, तो यहाँ पर भी फंक्शन का मतलब क्या है, px और gx भी क्या है, फंक्शन है। तो ये किसका फंक्शन है, x का, तो जो भी इक्वेशन होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, x की रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में बना दें,
अगर यहाँ पर टी की इक्वेशन लिख रहे होते, यहाँ पर फंक्शन कितना होता, टी लिखा था। तो एक जनरल डिनोशन है, ये डिनोट कर रहे हैं अपन कि यहाँ पर जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है किसी भी इक्वेशन में। जैसे अगर हमने आपको लिख दिया v इज इक्वल टू 2t² प्लस 3, तो अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर क्या है, v वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ये लिखा जाएगा, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, यही हो रहा होगा ना, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे क्या हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो फिर आप निकाल सकते हो कि हाउ मच द वैल्यू ऑफ v चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। समझ में आया? तो ऐसी कुछ चीजें जो हैं वो हम और इसमें क्लियर करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। कल कुछ ग्राफ हम करेंगे इसके।